बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं जर्नल का। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यहाँ देखो आई बटन आता रहेगा, वहां पे आप चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो की लिंक दिए हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का, जो कि पेज नंबर 88 पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो क्वेश्चन फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम सोल्यूशन पे जाएंगे, वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अभी सोल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट देखो, जनरेट आपको पहले से बनाने की रखनी है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले लूं मैं। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ क्या सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है हमारा। हरबचन एंड कंपनी के बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ हरबचन एंड कंपनी, नीचे जर्नल एंट्री लिख ले। डेट ऑफ मंथ आपको एक ही बार लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल 19, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप्रैल 19। अब हम अपना सम स्टार्ट करेंगे। तो सम में पहले उन्होंने बोला है बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर, लैपटॉप। डेटर, दो डेटर है हमारे पास, संगीता और वीरू, और डेटर अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो सब आप प्लस करके लिखेंगे, तो इट कम्स टू 70,000। फिर उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है क्रेडिटर है, दो नाम है, बैंक लोन 50,000 है। क्रेडिटर के दो नाम है, गणेश और गरिमा, यानी टोटल कम्स टू 50,000। अब बच्चों देखो, ये जो ऊपर का बैलेंस है वो एसेट्स का बैलेंस है, और जो नीचे बैलेंस है वो लाइबिलिटी का बैलेंस है। तो आपको बैलेंस की पहले एंट्री पास करनी है, ताकि आपको इसमें से कैपिटल मिल जाए। हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे किया था, तो यहां पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे। तो assets always have a debit balance and liabilities always have a credit balance। तो पहले ये एंट्री हम पास करेंगे 1 तारीख की बैलेंस के लिए। पहले कैश इन हैंड 35,000, एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। तो एसेट से शुरू करेंगे, तारीख डाल दे 1 तारीख। कैश अकाउंट 35,000 और बैंक कितना है 25,000, और फर्नीचर 1,50,000 है, लैपटॉप 1 लाख है, और डेटर मैंने क्या बोला था कंबाइन करना है आपको, तो इट कम्स टू 70,000। और डेटर भी एसेट से यानी डेबिट में लिखेंगे, सन्ड्री डेटर 70,000। देखो बच्चों, सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, तो यहाँ पे डेटर हमारे पास 2 है, तो दोनों को मैंने टोटल करके लिखा 70,000, इसलिए ये वर्ड डाल दिया हमने सन्ड्री। तो अकाउंट में सन्ड्री का मतलब होता है टोटल, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सन्ड्री टर्म है जिसको हम टोटल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि कस्टमर हमारे दुकान में एक नहीं आते, बहुत सारे आते हैं, 10 है, 20 है, 100 है, जितने भी है सबको प्लस करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सन्ड्री डेटर। एनी हाउ, एसेट्स मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में 2 ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर और बैंक लोन। और लाइबिलिटी बोलो तो क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्रेडिट को किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से, तो लिख लेते हैं 2 सन्ड्री क्रेडिटर 50,000, ये 10 और 40 प्लस करके। फिर बैंक लोन है 2 बैंक लोन 50,000। तो इस तरह से आपने एसेट्स और लाइबिलिटी कंप्लीट कर ली। तो अब बच्चों आपका एसेट्स और लाइबिलिटी आ गया है, मगर आप देखेंगे कि आपका एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी और टोटल मैच नहीं कर रहा है। एसेट्स का आप ये पूरा पांचों प्लस करेंगे तो इट कम्स टू 3,80,000, और ये 2 प्लस करेंगे इट कम्स टू 1 लाख। तो बच्चों 3,80,000 और 1 लाख टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको डेबिट और क्रेडिट मैच करना होता है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो डिफरेंस को मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नाम देना है टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हमेशा आपको बैलेंस लिखना होता है, यानी आपको डेबिट और क्रेडिट को माइनस करना है। डेबिट का टोटल कितना बताया था मैंने, 3,80,000, और क्रेडिट का टोटल कितना है 1 लाख। तो 3,80,000 में से 1 लाख आपको क्या कर देना है, माइनस। और फॉर्मूला भी यही बोलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल लिख लेते हैं 380 माइनस 1 लाख, यानी 2,80,000। तो इस तरह से मेरा कैपिटल यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या किया, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस कर दिया। नरेशन लिख लें आप, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पिछले महीने के बैलेंस है जो कि हम करंट मंथ में लेके आ रहे हैं। तो हमने बैलेंस के एंट्री पास कर दिया, एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस कर दिया और कैपिटल निकाल दिया। अब चलते हैं हमारा
नॉर्मल एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे आप, यहाँ से आपकी नॉर्मल एंट्री स्टार्ट होती है। तो 1 अप्रैल को आप क्या कर रहे हो, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ ₹2,50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 18% GST एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। पहली बात तो बच्चों, ये जो ट्रांजेक्शन है परचेज का है, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे अजय का नाम लिखना है कि नहीं लिखना है, डिपेंड करता है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे उन्होंने कहा है कि 1/4 अमाउंट इन कैश, यानी 1/4 कैश ट्रांजैक्शन है। तो बचा हुआ जो अमाउंट है हमारा, 1/4 का मतलब होता है बच्चों 25%। 1/4 यानी 25%। तो 25% कैश में, तो 75% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी अजय का नाम भी आएगा। तो एक परचेज हो गया, एक अजय हो गया, एक कैश हो गया। और उसके अंदर जीएसटी भी आ रही है। तो जीएसटी तो आपको हमेशा कितनी निकालनी होती है, दो, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, 9%, 9%। उससे पहले भी आपको एक काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बच्चों ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, और ट्रेड डिस्काउंट आता है, इसका मतलब जो वैल्यू दी गई है वो ग्रॉस वैल्यू है, और ग्रॉस वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, थियरी याद रखें हमेशा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इस ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2,50,000 में से 10% आप निकाल दो। तो 2,50,000 का 10% आता है 25,000। तो 2,50,000 में से अगर मैं 25,000 माइनस करूं तो मेरा बैलेंस आता है 2,25,000। तो आपका जो भी कैलकुलेशन चलने वाला है, इट विल बी 2,25,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ एंट्री पहले पास कर लें। पहली बात तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके अंदर जीएसटी है आपकी, और जीएसटी में हम क्या करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दोनों हमेशा लिखते हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस बनता है। और उन्होंने बोला था 1/4 इन कैश, यानी 25% कैश ट्रांजेक्शन है और 75% क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज कर रहे हैं, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट। और थोड़ा जो बच गया ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में मैंने क्या कहा था आपको, नाम लिखना है। तो नाम क्यों उसका आएगा हमारा, टू अजय कुमार। तो पहले हमने एंट्री पास कर ली, ये एंट्री आपको समझना है। तो पहले क्या किया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज पे जीएसटी, यानी जीएसटी डेबिट में आएगा, उसको आगे क्या वर्ड डालना, इनपुट, और वो हाफ हाफ हो जाएगा, 18% का हाफ यानी 9% हो गया। फिर आपका पेमेंट आपको देखना किस में किया आपने, 25% कैश में किया तो कैश को क्रेडिट किया, और 75% का आपने पेमेंट नहीं किया यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम आता है तो यहाँ लिख दिया अजय कुमार। ठीक है, तो नरेशन भी लिख लेते हैं हम लोग, बीइंग परचेज गुड्स एट 18% जीएसटी एंड 1/4 पेड इन कैश। अब परचेज का कैलकुलेशन देख लें। पहले क्या किया हमने, 2.5 लाख में से 10% माइनस करना है, जो कि 25,000 आता है। तो 2,50,000 में से अगर मैं 25,000 माइनस करता हूं तो इट कम्स टू 2,25,000। तो परचेस फिगर मिल गया 2,25,000। इस 2,25,000 में आप जीएसटी कैलकुलेट करनी है। 18% जीएसटी है, यानी 9% सीजीएसटी के लिए और 9% एसजीएसटी के लिए। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 2,25,000, यहाँ कैलकुलेशन बताया मैंने। तो इट कम्स टू 20,250, 20,250। एक चीज और है बच्चों, देखो रेड में जो भी लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, ये आपको आपके आंसर में नहीं लिखना, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों आपने जो परचेज फिगर है आपका, ये तीनों प्लस करके हुआ है, और ये जो तीनों हम प्लस करेंगे, उस अमाउंट में से 1/4 आप कैश का पेमेंट करोगे। तो पहले मैं तीनों प्लस करता हूं, तो वो टोटल आता है 2,65,500। उसका 1/4 निकालता हूं, तो 1/4 आता है मेरा 66,375। तो ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन। वापिस से ये तीनों मैंने पहले क्या किया, टोटल किया, तो इट कम्स टू 2,65,500। इसका मैंने 1/4 निकाला, तो ये आ गया 66,375, यानी 2,65,500 में से 66,375 कैश ट्रांजैक्शन है। तो आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी अजय कुमार को जो अमाउंट लिखना है, सिंपल हो जाएगा, कैसा, 2,65,500 में से आप 66,375 माइनस कर दो, तो आपको 75% फिगर मिल जाएगा। यहां देखो कैलकुलेशन, 2,65,500 में से 66,375 सिंपल है, माइनस कर दो। वो 75% निकालने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल वे है, 2,65,500 में से इसको माइनस कर दो।
तो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन मिल गया आपको 1,99,125। तो इस तरह से ये हमने जीएसटी की एंट्री पास की, परचेज की, जिसमें थोड़ा कैश ट्रांजेक्शन था, थोड़ा क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। अब चलते हैं एंट्री नंबर 5 की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेज शेयर ऑफ इंफोसिस कंपनी 50,500 पेड एज अ ब्रोकरेज बाय डीमेट अकाउंट। हम यहाँ पे शेयर खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे शेयर क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। मेरा एसेट्स मेरे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो शेयर ऑफ इंफोसिस कंपनी डेबिट हो जाएगा। और आपका जो पेमेंट हो रहा किससे हो रहा? डीमेट। ये डीमेट नहीं भी लिखा होता तो भी आपको क्रेडिट किसको करना है? बैंक को करना है, क्योंकि शेयर हमेशा कहां से खरीदा जाता है? बैंक से। तो ये वर्ड याद रखें, डीमेट लिखा हो या नहीं लिखा हो, डीमेट एक अकाउंट है जो बैंक में ओपन होता है शेयर होल्डर के लिए। और एक चीज बच्चों, यहाँ पे जो मैंने शेयर खरीदा है वो 50,000 का है, प्लस उस पे मैंने ब्रोकरेज यानी दलाली कमीशन जिसको हम बोलते हैं वो भी पेड किए मैंने 500 रुपया। तो ये शेयर मुझे पड़ा है 50,500 रुपए में। ये दोनों को प्लस करके आप शो करना है। जब भी कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदो, उस फिक्स एसेट पे, क्योंकि शेयर ऑफ इन्वेस्टर्स कंपनी इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट एक तरह का, तो जब भी कोई भी फिक्स एसेट आप खरीदो और उस पे जो भी नॉमिनल एंट्री होती है, ये ब्रोकरेज नॉमिनल एंट्री है, ब्रोकरेज बोलो, कमीशन बोलो, डिस्काउंट बोलो, ये सब नॉमिनल एंट्री है। तो जब भी फिक्स एसेट खरीदते टाइम ऐसा कोई भी नॉमिनल एंट्री आती है तो आप उसको प्लस करके शो करना है। तो आपकी एंट्री क्या बनी? शेयर ऑफ इंफोसिस कंपनी 50,500 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या एंट्री लिख लेते हैं, तारीख डाल दे 5 तारीख। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ इंफोसिस कंपनी 50,500 टू क्रेडिट क्या होगा आपका? पैसा कहां से गया? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट 50,500 नरेशन लिख लें, बीइंग शेयर परचेस। ठीक है बच्चों, वापस से बोल रहा हूं, कोई भी फिक्स एसेट हो उसमें कोई भी नॉमिनल एंट्री आए तो वो प्लस करके आप शो करें, डिफरेंट अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एंट्री नंबर 5 मुकम्मल की, कंप्लीट की। अब चलते हैं एंट्री नंबर 8 की तरफ। अभी मेरे पास स्लाइड खत्म होगी, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन इस साइड ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं पहले। सोल्ड गुड्स टू राज वर्थ ₹90,000। हम राज को गुड्स बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, जिसकी कीमत है 90,000। अगेन यहाँ पे टीडी आ गया, तो ये 90,000 है आपका ग्रॉस वैल्यू। अब इस ग्रॉस वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है नेट वैल्यू में। सिंपल है, क्या करना है? 90,000 का 10% आता है 9,000, तो 90,000 में से 9,000 माइनस किए, इट कम्स टू 81,000। तो हमारा सारा कैलकुलेशन किस पे चलेगा? 81,000 पे। अब बच्चों यहाँ पे उन्होंने बोला है 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश, यानी जो 81,000 है उसमें 1/3 आपको कैश में है, यानी जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी राज का भी नाम आएगा। और बच्चों जो 1/3 कैश ट्रांजेक्शन यानी पैसा मिल रहा है हमें, उस पे आपको 5% कैश डिस्काउंट भी देना है। तो इसके कैलकुलेशन देखने के लिए बच्चों पहले यहां देख ले वर्किंग नोट कैसे किया मैंने। ग्रॉस वैल्यू 90,000, उस पर 10% टीडी माइनस करना है। तो 90,000 में से 9,000 माइनस के, तो बैलेंस कितना है? 81,000। ये आपका एक्चुअल सेल्स है। इस 81,000 में सबसे पहले आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन अलग करना है। कैश ट्रांजेक्शन उन्होंने बोला था 1/3 है, तो यहां पे कैलकुलेशन देखो, 1/3 ऑफ 81,000 का देखो मैंने 1/3 निकाला, कितना है? 27,000। और कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन पे ही आता है, क्रेडिट पे नहीं आता है बच्चों, ठीक है? तो हम ये 5% सिर्फ ये कैश ट्रांजेक्शन जो 27,000 का है उसी पे निकालेंगे। तो 27,000 पे मैंने 5% कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 1350। तो 27,000 में 1350 माइनस किया तो हमें कैश, एक्चुअल कैश जो मिल रहा है वो 25,650 का। तो ये हुआ हमारा कैश का ट्रांजेक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो कि राज का नाम आने वाला है, तो 81,000 में से 27,000 अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना आएगा? 81 में से 27 माइनस कर दो। तो यहां लिख लेते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन 81 में से 27 माइनस किया, तो यानी राज को हमने जो सोल्ड किया उधार पे वो है 54,000। ठीक है बच्चों, फिर से ग्रॉस वैल्यू 90,000, उसको मैंने कन्वर्ट किया नेट वैल्यू पे 81। ग्रॉस वैल्यू कैसे पता चलती है? सम में अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू है, तो इसको हमेशा कन्वर्ट करें नेट वैल्यू में। तो मैंने कन्वर्ट किया, 81 आया। इस 81 में उन्होंने कहा था 1/3 कैश ट्रांजेक्शन है, तो 81 का मैंने 1/3 कैश ट्रांजेक्शन निकाला 27,000। और कैश ट्रांजेक्शन पे आपको क्या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो 27,000 का 5% कम्स टू 1350 माइनस कर दिया मैंने।
तो जो एक्चुअल कैश मेरे हाथ में आ रहा है वो 25,650। 81 में से 27 अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो, 81 माइनस 27, तो 54,000 का आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गया। अब यहीं पे हम डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं ताकि हमारी जर्नलिटी और आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो सेल्स, सेल्स हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ ये क्रेडिट में जाएगा। फिर राज, राज को हमने गुड सोल्ड किया, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी राज चले जाएगा डेबिट में। फिर आपने जो गुड सोल्ड किया तो आपको 25,650 का कैश मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट हमेशा कहता हूं मैं कैश के साथ रहेगा, अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहां जाएगा, डेबिट में। तो इस तरह से जनरेटी आसान होगी अभी हमारे पास। तो डेबिट में 1 2 3 एंट्री आएगी और क्रेडिट में इकलौती एंट्री आएगी 81,000 सेल्स की। तो यह एंट्री पास करते हैं, पहले डेट डालेंगे 8 तारीख, राज अकाउंट डेबिट 54, कैश अकाउंट डेबिट 25,650, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1350। डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड लिखना है क्योंकि आप दे रहे हो इसलिए अलाउड। तो तीनों आपने डेबिट डाल दिया। अब क्रेडिट में कौन आएगा, सेल्स, तो यहाँ लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट 81,000 टोटल। नरेशन भी लिखना कंपलसरी है, बीइंग सोल्ड गुड्स 90,000 एट 10% टीडी एंड 5% सीडी एंड रिसीव्ड 130 इन कैश। ठीक है बच्चों, तो ये सेल्स की एंट्री हमने पास कर दी विद टीडी एंड सीडी। इस वर्किंग नोट को हटा देते हैं। अब चलते हैं 8 के बाद आता है 12 तारीख, पेड हाउस रेंट फॉर प्रोप्राइटर 9,000, ऑफिस रेंट 5,000। आपने पेड किया हाउस रेंट, घर का रेंट, हाउस रेंट पर्सनल है तो ये हो गया आपका ड्राइंग, क्योंकि प्रोप्राइटर अपना खुद का घर का भाड़ा भर रहा है 9,000, तो ये हो गया पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग। तो ड्राइंग कितना हो गया आपका 9,000, और उसने यानी बिजनेसमैन ने 5,000 ऑफिस रेंट भी भरा है जो कि बिजनेस का है। तो ऑफिस रेंट जब बिजनेस का है तो आपको ऑफिस रेंट ही लिखना है, मगर हाउस रेंट और प्रोपराइटर के जगह पे आपको क्या लिखना है बच्चों, ड्रॉइंग। ठीक है, हाउस रेंट भरना हो मालिक का, या मालिक का टेलीफोन बिल भरना हो, हाउस टेलीफोन बिल, ये हाउस वर्ड आएगा ना तो आपको समझना है वहां पे ड्रॉइंग है। एनी हाउ ड्रॉइंग 9,000 का हो रहा है और ऑफिस रेंट 5,000 का हो रहा है, और यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा है, यानी बच्चों पैसा जा रहा है, यानी कैश क्रेडिट हो रहा है, ड्रॉइंग डेबिट होगा, ऑफिस रेंट भी डेबिट होगा, क्योंकि ड्रॉइंग पर्सनल अकाउंट है, मालिक पर्सनल है तो डेबिट द रिसीवर। मालिक ने बिजनेस से विड्रॉ करके लिया ना हाउस रेंट के लिए पैसा, तो मालिक के पास पैसा आया, डेबिट द रिसीवर। और ऑफिस रेंट नॉमिनल एंट्री है, आप पेड करो, ये आपके लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एंट्री पास करते हैं 12 तारीख को, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 9,000, और दोनों प्लस करके आपका कैश कितना निकला बिजनेस में से 14,000, 9 + 5 दैट कम्स टू 14,000। नरेशन लिख लें, बीइंग पेड ऑफिस रेंट एंड प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट। तो एंट्री नंबर 12 कंप्लीट हुई। नाउ एंट्री नंबर 15 में वापस से जीएसटी आ रहा है, मगर इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है क्योंकि यहाँ पे आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है, जैसे यहाँ पे टीडी वगैरह था एंट्री नंबर 1 में, और 1/4 कैश ट्रांजेक्शन, तो लंबा कैलकुलेशन था, मगर यहाँ पे वो बहुत आसान है क्योंकि सिंपल वे में बोला उसने, आप लैपटॉप यानी एसेट्स खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और पेमेंट चेक से हो रहा है यानी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और परचेज में जीएसटी हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में, यानी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 9% 9%। तो पहले एंट्री लिखेंगे 15 तारीख को, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन भी लिख लें, बीइंग लैपटॉप परचेज 18% जीएसटी बाय चेक। तो अब सबसे पहले क्या करें, लैपटॉप का फिगर डालें। लैपटॉप का फिगर कितना है, 60,000 है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं 60,000। इस 60,000 का आपको 9% सीजीएसटी 9% एचजीएसटी निकालना है। तो 60,000 पे 9% कम्स टू 5,400। उसी तरह से एचजीएसटी के लिए भी वही कैलकुलेशन है, 60,000 इंटू 9% दैट कम्स टू 5,400। अब तीनों को प्लस कर दे और क्रेडिट में बैंक के सामने लिख दे 70,800। तो ये एंट्री भी मुकम्मल हुई अपनी 15 वाली। अब चलते हैं 20 तारीख को, pay transport charge on the above laptop 1,000 at the rate of 18% GST.
बच्चों मैंने अभी देखो 5 नंबर में बोला था आपको कि जब भी कोई भी एसेट्स परचेज किया जाएगा या सेल्स किया जाएगा, उसके ऊपर जो भी नॉमिनल एंट्री होगी, वो नॉमिनल एंट्री हमको प्लस करनी होती है। अब यहां पे क्या हो रहा है, 15 तारीख को आपने लैपटॉप खरीदा, मगर वो लैपटॉप अपने कंपनी में आ रहा है 20 तारीख को। तो जब 20 तारीख को लैपटॉप आया, उसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है हमारा 1000 रुपया, और उस पे भी सेम आपको जीएसटी निकालना है 18%, यानी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। मगर यहां पे आप ट्रांसपोर्ट चार्ज वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैपटॉप के ऊपर लगा हुआ है, तो लैपटॉप में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्ज वी हैव टू यूज अ वर्ड लैपटॉप। ठीक है, अगर यहां पे लैपटॉप वर्ड नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चार्ज बोला होता, तो मैं ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखता। मगर यहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि लैपटॉप पे हुआ ये ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो आपके कैलकुलेशन में आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, लैपटॉप। तो यहां पे देखो 20 तारीख को लिखते हैं लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी। ठीक है बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, ये नॉमिनल एंट्री है फॉर द परचेज ऑफ योर फिक्स एसेट, और जब भी फिक्स एसेट परचेज करते वक्त कोई भी नॉमिनल एंट्री होती है, उसको फिक्स एसेट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लिखना, आपको लैपटॉप ही लिखना है। ठीक है, और अमाउंट 1000 है, 18% जीएसटी। यानी आओ पेमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों पेमेंट का कोई डिटेल नहीं है कि पेमेंट आपने चेक से किया है या कैश से किया है, जबकि 15 तारीख में उन्होंने क्लियर बोला था कि पेमेंट चेक से करना है, यानी बैंक को क्रेडिट करना था हमें 15 तारीख को। मगर यहाँ 20 तारीख को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर ट्रांजेक्शन, हमें अजम्पशन करना है वो हमेशा कैश में होगा। तो हमें क्रेडिट में क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो जब भी जीएसटी वगैरह कैलकुलेशन आए तो पहले जनरेटरी लिखे, नरेशन भी लिख लें। फिर स्टेप याद रखें, आप पहले हमेशा एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू लिखें। तो एसेट यहाँ पे फिलहाल 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया लिख लेते हैं, और इस 1000 रुपये के ऊपर आपको जीएसटी निकालना है। 9% फॉर सीजीएसटी, 1000 का 9% 90। सेम जीएसटी, उसका भी 1000 रुपया, उसका भी 9% आया 90 रुपया। तो अब क्या करना है, आपको तीनों प्लस करके कैश के सामने लिख देना, इट कम्स टू 1180। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री 20 तारीख तक की कंप्लीट हुई है। अभी और भी एंट्री बाकी है, तो उसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। इतना सम यहां तक हमने किया, उसको ध्यान से समझे इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा स्लाइड की तरफ। फॉर्मेट रेडी है, क्वेश्चन यहां पे फिर से ले लूं। 20 तारीख की एंट्री हमने पूरी की है, अब 25 तारीख से शुरू करेंगे। पेड कमीशन 20,000 टू राम। यहाँ पे कमीशन एक अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है, ना कि राम। ठीक है, जब भी कैश होता है तो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे कमीशन पेड हो रहा है, तो कमीशन नॉमिनल एंट्री है, और पेमेंट कर रहे हैं यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ एंट्री लिखते हैं 25 तारीख को कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कमीशन पेड इन कैश। आसान है। 26 तारीख पे टेलीफोन चार्जेस, ये भी नॉमिनल एंट्री है। नॉमिनल एंट्री आपके लिए यहाँ पे चार्जेस पेड हो रहा है, यानी आपका पैसा जा रहा है, तो टेलीफोन चार्ज मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 26 तारीख को लिखते हैं टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिख ले, बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड इन कैश। 26 मुकम्मल हुई। अब चलते हैं 28। 28 ध्यान से समझना इसको, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक अकाउंट 40,000। यहां पे जो ओनर है अपना हरभजन भाई, वो क्या कर रहा है, अपना प्राइवेट बैंक में उसका 40,000 रुपया पड़ा हुआ है। बिजनेस का नहीं है, खुद का पर्सनल बैंक है, इसका मतलब पर्सनल अकाउंट है। तो प्राइवेट बैंक में से वो ट्रांसफर कर रहा है प्रोपराइटर टू बिजनेस बैंक। तो प्राइवेट बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ है बिजनेस बैंक में, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है। और जब भी ओनर यानी प्रोपराइटर अपने बिजनेस में कुछ भी देगा, उसे हम कैपिटल कहेंगे, जो कि बेसिकली पहली एंट्री होती है, मगर यहां पे इन्होंने बीच में कर दी है। तो उन्होंने बोल रहा है कि मालिक ने प्राइवेट बैंक से पैसा बिजनेस बैंक में डाला, प्राइवेट बैंक से डाले, घर से डाले,
या घर की जमीन बेच के बिजनेस में डाले, या घर का कार, पर्सनल कार बेच के बिजनेस में डाले, तो बिजनेस में अगर ओनर पैसा देता है तो उसे हम कैपिटल ही कहते हैं। और पैसा कहां पे आ रहा है? हमारा बैंक के अंदर आ रहा है, तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर। तो 28 की एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। और किसने पैसा दिया? मालिक ने। और मालिक जब भी पैसा देता है तो मालिक का नाम नहीं आता, उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं बच्चों? कैपिटल। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन लिख ले, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इनटू बिजनेस। तो ये चीज समझना है आपको। प्रोपराइटर जब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से विड्रॉ करे तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। और जब प्रोपराइटर पर्सनल चीज से, चाहे वो पर्सनल बैंक हो, चाहे पर्सनल जमीन हो, चाहे पर्सनल कैश हो, अगर वो पर्सनल चीज बिजनेस में लेके आता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। और जब वो पर्सनल चीज के लिए बिजनेस से अगर विड्रॉ करे तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। तो दो चीजें याद रखें, यहां पे फिलहाल आ रहा है तो इसे हमने क्या लिखा? बैंक टू कैपिटल। 28 मुकम्मल हुई। अब चलते हैं 30th की तरफ। बॉट गोज फॉर 1,50,000 एट 12% जीएसटी बाई चेक। बॉट यानी परचेज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आप गुड्स खरीद रहे हैं, और पेमेंट किससे? और आपका चेक से, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जीएसटी, परचेज पे जीएसटी हमेशा कहां आती है? डेबिट में। और जीएसटी के दो पार्ट है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। यानी 6% करना पड़ेगा आपको, 12 दिया यानी आधा आधा करेंगे। तो पहले जनरल पास करेंगे, फिर अमाउंट डालेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किस में हुआ है? चेक में, तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन भी लिख ले, बीइंग गुड परचेज एट 12% जीएसटी। तो जब भी इनपुट या आउटपुट हो, आप पहले जनरल लिख लें आसानी से, फिर आप क्या करें? फिगर डालना चालू करें। तो पहला फिगर है 1,50,000 का, जो कि परचेज फिगर है। तो परचेज के सामने लिख लेते हैं हम लोग 1,50,000। इस 1,50,000 पे आपको जीएसटी 12% निकालनी है, यानी 6% फॉर सीजीएसटी एंड 6% फॉर एचजीएसटी। तो 1,50,000 पे 6% आया 9,000। और एचजीएसटी के लिए भी सेम कैलकुलेशन है, 1,50,000 पे 6% 9,000। और फिर होने के बाद तीनों को आप क्या कर दे? प्लस करके लिख दें क्रेडिट के सामने। तो ये हो गया 1,68,000। तो 30th एंट्री मुकम्मल हुई। अब चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ। एक्सचेंज ऑफ फर्नीचर 30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ फॉर बिजनेस। तो 30 तारीख को हम ये कर रहे हैं कि फर्नीचर हमने एक्सचेंज किया, यानी सामने वाले को फर्नीचर दिया, और उसके बदले में हमने अपनी कंपनी में मोटर कार लेके आए। तो फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है और मोटर कार मेरे पास से आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 30th एंट्री पास करते हैं। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 30,000, बीइंग एक्सचेंज फर्नीचर फॉर मोटर कार। तो इस तरह से आपकी 30 एंट्री यानी लास्ट एंट्री मुकम्मल हुई। तो अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रह जाता है बच्चों? डेबिट और क्रेडिट को क्या करना है? आपको टोटल करना है। टोटल कैसे करना है आपको? 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक डेबिट का टोटल पूरा प्लस करके यहां लिखना है, जो आता है 11,21,980। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम ही आता है। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक डेबिट का टोटल करें, और 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक क्रेडिट का टोटल करें। तो दोनों का टोटल आपका अगर सेम आता है, यानी आपके आंसर राइट है। तो बच्चों हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरे कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक। तो सारे सम जो प्रैक्टिकल है सॉल्व करें, इलस्ट्रेशन यानी विथ सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी प्रैक्टिस करें। और ये जितने भी ये लाल वाले प्लीज उसको इग्नोर करें, ये वर्किंग नोट के लिए आपको सम में लिखने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेजर करके, चैप्टर नंबर 4 है हमारा वो। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेजर से स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।